यस बैंक को बहरान से निकालने के लिए एसबीआई के पास मंसूबा है। एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार का कहना है कि एसबीआई यस बैंक में 2450 करोड़ रुपए सरमाया लगाने का मंसूबा रखती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि एसबीआई यस बैंक के 49% शेयर खरीद सकता है। पूरे अहमदाबाद में, पूरे इंडिया में कितने लोग परेशान हो रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को किराया देना है, परेशान है लोग। क्या करेंगे पैसे बिना? मेरे पास आज पैसा नहीं, 1 रुपया भी नहीं है, मेरा सारे पैसे इसमें पड़े हैं। हम सरकार से कहे ऑनलाइन करो, आप ऑनलाइन करेंगे तो सारा पैसा लोगों को ट्रांसफर हो जाएगा। एटीएम भी बंद है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी नहीं हो रहा है। एटलीस्ट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जो लिमिट है वो भी 50,000 की कर दे तो भी हम कर सकते हैं। ये डिजिटल इंडिया है और ये सब लाइनें हैं, तो कुछ मैनेजमेंट करना चाहिए। यहाँ पे हमारा पैसा हमें लेने के लिए कितना दिक्कत उठाना पड़ रहा है। अब देखिए, अरे एटीएम अलाउ कर दो, यहाँ नहीं आएगा, हम एटीएम से निकाल लेंगे। नेट बैंकिंग अलाउ कर दो, क्या प्रॉब्लम है? नेट बैंकिंग तो अलाउ नहीं, एटीएम दूसरा एटीएम में अलाउ नहीं है, दूसरा एटीएम से हम ले लेंगे। एटीएम उसको भी ब्लॉक करा के बैठे हैं। अब तुम ये लाइन लगाओ, हम तुम्हें दान करेंगे। जैसे अब वित्त मंत्री बोल रहे हैं क्या है, आपका पर्याय सुरक्षित है। बहुत बड़ा हमारे पर एहसान कर रहे पब्लिक के ऊपर, हमारे पर पब्लिक को बड़ा एहसान कर रहे हैं। हम 1 लाख से 5 लाख कर दिए। अरे 5 लाख कर दिए, बैंक डूबते जा रहे, क्या सो रहे थे? आरबीआई सो रहा था, आरबीआई का ऑडिट टीम सो रहा था, नीरव मोदी लेके भाग गया, विजय माल्या भाग गया, और हम लोग सब लाइन में खड़े हैं। चला इसलिए आए हैं यहाँ, भीड़ भड़का देख के अंदर भी नहीं जा पा रहे हैं। अभी वो लोग लाइन में लगा रहे हैं। 2 घंटा 3 घंटे के बाद बोल रहे हैं 50,000 सिर्फ जो है एक अकाउंट होल्डर जो है 50,000 ही ले सकते हैं, वो भी लाइन में लेंगे। तो ये तो बड़ा दिक्कत का बात है। कारोबार, हम लोग कारोबारी आदमी है, परेशानी होगी हमको। अभी तो आप कारोबार करेंगे ना यहाँ दिन भर लाइन? वही तो, कारोबार छोड़ के आगे यहाँ लाइन में खड़े होके भी सक्सेसफुल नहीं। ये तो गवर्नमेंट को इसका प्रिकॉशन जो है गवर्नमेंट को लेना चाहिए। ऐसा सडन डिसीजन, ऐसे बैंक को जो है लाइसेंस भी नहीं देना चाहिए। बैंक के ऊपर बैंक खोल रहे हैं तो लोग एक भरोसे में जो है बैंक को भी अकाउंट खोल रहे हैं कि सब बैंक तो गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग में है। वो भी गांव में है ना, वो लोग सुन के आएंगे फिर आज कल परसों 2-3 में आएंगे। तो 50,000 से कुछ नहीं होगा। जिसका अगर 2 लाख 5 लाख 10 लाख वो 50 रुपया लेके क्या करेगा? खुद से दे रहे हैं इसलिए ले रहा हूँ। महीना वो डिसीजन करेंगे, आरबीआई बोला है। यहाँ से लोग जाते हैं, भाई अकाउंट खोलो, इसमें सैलरी आएगा। और अभी जो कल से बंद हो गया, तो कल का जो चेक है, कल का डेट डाला हुआ है। मैं कल आया था, रिटर्न गया, फिर 4 बजे ड्यूटी पे गया। अभी तो पैसा नहीं आ रहा। अभी देखो, जैसा हमारा चिटपट बंद हुआ, इसके लिए कौन दायी हुआ? कोई दायी हुआ? सब लोग जेल पे गया, फिर रिटर्न आ गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अभी प्रधानमंत्री बोल सकते जो पैसा दे रहे हम लिख के देते, हम आपका पैसा रिटर्न करेंगे, वो तो नहीं बोले। कल बंद हो गया तो गया काम से। अभी देखो, रोड पे जाए तो इसके लिए 1000 रुपया, कोई रेड लाइट क्रॉस कर दे उसके लिए 1000 रुपया, पर इसके लिए कुछ नहीं है। कल बंद हो जाएगा, बोले यार कंपनी तो बंद हो गया, हम क्या कर सकते? रेगुलर यूज के लिए पैसा चाहिए तो निकालने के लिए आए हुए। तो पता चलेगा क्या हो रहा है। आरबीआई तो इतना ले रहा है ट्रांजैक्शन के लिए। हम लोग तो विश्वास था, इसलिए हम लोग डिपॉजिट कर रहे थे, ट्रांजैक्शन कर रहे थे। तो इसलिए मैरिज है सिस्टर का, इसलिए हम लोग आया उठाने। उन लोग का स्टाफ भी नहीं है। हम वही तो, हम लोग यहीं पे खड़ा है, ना बढ़ रहा है ना कम रहा है। पैसा लेने के लिए अभी तो तकलीफ चल रहा है, और क्या करेंगे, लाइन में खड़े कर दिए सरकार। और अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा था, इसीलिए इसी बैंक में सारे पैसा डाल दिए। होप सो, क्या कर सकते हैं। मुझे तो उम्मीद भी नहीं है ये 4-5 महीने भी कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। और वहीं यस बैंक के साबिक सीईओ राणा कपूर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। तलाशी के लिए ईडी की टीम भी मुंबई में उनके घर रात में पहुंची। इस दौरान उनके बयान दर्ज किए गए। ईडी की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम के तहत राणा कपूर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। राणा कपूर के घर की तलाशी भी ली गई। DHFL घोटाले के ताल्लुक से राणा कपूर के घर ईडी की छापेमारी की गई। राणा पर 79 फर्जी कंपनियां और 1 लाख फर्जी सार्फिन की मदद से तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले का इल्जाम है। और माली बहरान का शिकार हुए यस बैंक के मामले पर कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक अनवर ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि ये हुकूमत का लाया हुआ बहरान है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से बैंक डूब रहे हैं।
कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती तादाद पर तारिक अनवर ने कहा कि मुल्क की वजारत सेहत जरा देर से ही एक्टिव होती है, अगर वक्त रहते तैयारियां की जाती तो ये इतना भी नहीं फैलता। वरिष्ठ नेता तारिक अनवर हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, यस बैंक क्राइसिस जो चल रहा है, जो खाता धारक है उनको कितनी परेशानी हो रही है, जिस तरह से आरबीआई ने गाइडलाइन कर दिया कि 50,000 से ज़्यादा वो अपने अकाउंट से निकाल नहीं सकते हैं पैसे, अफरा तफरी का माहौल है। जो खाता धारक है उनकी चिंता ये है कि जो भी खून पसीने की कमाई है वो अब उनका जो है वो फंस चुका है। किस तरह से इस पूरे क्राइसिस को आप देखते हैं? देखिए, ये तो सरकार का क्रिएटेड क्राइसिस है। उन्होंने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जिससे ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। अगर समय रहते इन तमाम चीज़ों पर अंकुश लग जाता तो शायद ये नौबत नहीं आती। अब सरकार की आंख खुल रही है जब सब कुछ एक प्रकार से नष्ट हो चुका है। और ये बिल्कुल सही कहा आपने कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का अगर पैसा फंसता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो आम खाता धारक है, जो बेचारा दिन रात खून पसीने बहाकर पैसा जमा किया उसने, आज उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी खून पसीने की कमाई डूब रही है। और सरकार की तरफ से जो आश्वासन है उस पर लोगों का विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि जब भी सरकार इस तरह का आश्वासन देती है नतीजा ये होता है कि वो पूरा नहीं होता है। तो ये दूसरा बैंक है जहां इस तरह की क्राइसिस पैदा हुआ है। और मैं समझता हूं कि ये हमारी सरकार की, केंद्र सरकार की जो एक प्रकार से अर्थनीति है या अर्थव्यवस्था है वो एक तरह से चरमरा गई है। सर, एक सवाल कोरोना वायरस को लेकर है। जिस तरह से पूरे देश में एक डर का माहौल है, लगातार कोरोना वायरस से पीड़ित जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अभी कुछ देर पहले खबर आई कि पंजाब में भी 2 जो व्यक्ति हैं वो कोरोना वायरस से इफेक्टेड हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री अलग अलग गाइडलाइंस ज़रूर जारी कर रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरे विश्व में ये फैला हुआ था, भारत सरकार ने, खासकर जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने समय रहते बहुत पाबंदियां नहीं लगाई, लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं किया इस पूरे मामले पर। देखिए, हमारा स्वास्थ्य विभाग और यूँ कहा जाए कि पूरी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, हमेशा उनकी आंखें बहुत देर से खुलती हैं। और जब तक काफ़ी नुकसान हो चुका होता है, मौतें हो चुकी होती हैं, तो ये कोरोना वायरस का भी यही हाल है। ये बात सही है कि बहुत दिनों से इसकी चर्चा हो रही है और ये बात आम हो चुकी थी कि ये एक व्यापक रूप धारण करेगा और उसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। तो स्वास्थ्य विभाग को और केंद्र सरकार को उसमें प्रिकॉशन लेना चाहिए था, लेकिन बहुत विलम्ब से अब उस पर काम हो रहा है। और जिसकी वजह से जाहिर है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, हमारी आबादी बहुत बड़ी है और उतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो तमाम चीज़ों की कमी है। अगर ये कोरोना वायरस भारत में भी इसी तरह से फैला तो हमको लगता है बहुत मुश्किल होगा फिर उस पर नियंत्रण करना। धन्यवाद। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा है कि मुल्क की माशी हालत मुस्तहकम है, राहुल गांधी को अपनी पार्टी की फिक्र करनी चाहिए। वाज़ेह है कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि पीएम मोदी की नाकाम माशी पॉलिसी के सबब मुल्क की माशी हालत खराब है। मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा, ये देखते हैं। तो पहले राहुल गांधी जी को अपनी पार्टी के ग्रोथ की चिंता करनी चाहिए। अपने पार्टी की ग्रोथ का बंटाधार करने के बाद पूरे दुनिया की आप चिंता कर रहे हैं। देश की इकोनॉमी और देश की अर्थव्यवस्था सुरक्षित हाथों में है, मजबूत हाथों में है। दुनिया में आर्थिक तंगी और मंदी के बावजूद भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ स्टेबल रखा गया है और आगे बढ़ रही है। जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी की जो ग्रोथ है दिन ब दिन जो है वो जमीन पे धूल धूसरित होती जा रही है, पाताल में चली जा रही है और आसमान जो है वो आकाश पे है। आगे बढ़ेंगे। यस बैंक खातेदार इस वक्त जबरदस्त बेचैनी का शिकार हैं। यस बैंक की मौजूदा हालत के लिए मरकजी हुकूमत की माशी पॉलिसीज को जिम्मेदार गर्दाना जा रहा है। बहुजन वंचित अघाड़ी के सदर प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि गुज़िश्ता 6 माह से बैंकिंग सेक्टर की हालत खराब है, हुकूमत इस पर काबू पाने में नाकाम रही है।
देखिए, कई बैंक जो है उसकी अवस्था बहुत खराब है। मैं आज नहीं 6 महीने से कह रहा हूं, सरकार इनको बचा नहीं पाएगी, ऐसी एक परिस्थिति है। सरकार का हर दिन का खर्च, हर महीने का जो खर्चा है वो करीब करीब 1,20,000 करोड़ है। बड़ी मुश्किल से सरकार जो है वो 90,000 लाख खरीद सकती है, ऐसी एक परिस्थिति है। मतलब एक्सपेंडिचर इज 1.50 लाख करोड़, वे दी revenue income of the government is 90 lakh crores. There is a deficit of more than 25 lakh crores, and therefore the government is not in a position to substantiate or sustain the banking system. So it's not new. There will be other banks that will be coming in. People have to guard themselves, that's what I would say. तो नाज़रीन, आपको बताएं कि येस बैंक में जिस तरह से माशी बुहरान देखा जा रहा है और सार्फिन सबसे ज़्यादा इससे मुतासिर नज़र आ रहे हैं, और आज भी हम लगातार देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ रियासतों में येस बैंक के जो ब्रांचेस हैं, शाखें हैं, उनके बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। हालांकि हुकूमत की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है और येस बैंक के सार्फिन की जो जमा पूंजी है वो महफूज है। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने भी कल ये बात कही थी, और साथ ही साथ SBI की जानिब से भी आज तमाम तर यकीन दहानियाँ कराई गई हैं। लेकिन आम आदमी की परेशानी जो है वो इन तस्वीरों के ज़रिए साफ दिखाई दे रही है। लोग पैसे के लिए परेशान नज़र आ रहे हैं। सरकार की तमाम तर यकीन दहानियों के बावजूद येस बैंक के जो खातेदार हैं उनकी नाराज़गी लगातार बढ़ती जा रही है, और ख़ास तौर से त्योहारों का मौसम है और फिर शादी ब्याह का भी ये सीज़न चल रहा है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो सार्फिन हैं वो येस बैंक की ब्रांचेस के सामने खड़े हुए हैं, और लगातार कल से यही नज़ारा मुल्क की मुख्तलिफ़ रियासतों में देखा जा रहा है। हमारे तमाम तर नुमाइंदे जो हैं वो भी मुल्क की मुख्तलिफ़ रियासतों से, और चलिए अब हम रुख करेंगे मुंबई का, जहां पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यतिन साहब जो कि एसोसिएट एडिटर हैं। यतिन जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये देखा जा रहा है येस बैंक में इतना बड़ा बुहरान है, इतनी बड़ी मुश्किल देखी जा रही है, और ख़ास तौर से एक आम हिंदुस्तानी को समझाने के लिए जिसका पैसा बैंकों में जमा है, क्या कुछ और आगे करना चाहिए? यतिन जी, देखिए, हम जो ये SBI की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो यहाँ एक बात बहुत अच्छी तरीके से साफ कर दी है SBI के चेयरमैन साहब ने कि डिपॉजिटर का जो पैसा है वो बहुत ही सेफ है। सारे डिपॉजिटर्स को अपना पैसा वापस दिया जाएगा। इसके अलावा SBI की जो निवेश की बात है तो सोमवार को एक RBI की मीटिंग होगी जिसके अंदर SBI और सारे जो पोटेंशियल निवेशक हैं वो एक मीटिंग करेंगे जिसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो फिक्स होगा। SBI ने ये साफ कर दिया है कि इनका जो मिनिमम कमिटमेंट है 2450 करोड़ रुपए होगा येस बैंक में निवेश करने के लिए, और जो ऊपरी लिमिट है जहां तक वो जा सकते हैं RBI की रेगुलेशंस के हिसाब से जो उन्होंने ड्राफ्ट स्कीम दी है उसके अंदर ऊपर की तरफ ये 10,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल जो 2450 करोड़ रुपए है ये सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है जो निवेश होगा येस बैंक में, और ये निवेश आने के बाद ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि RBI अपनी एक विंडो भी दे जिसके अंदर येस बैंक थोड़े बहुत पैसे ले ले और वो पैसों से और SBI के निवेश से सारा जो डिपॉजिटर का पैसा है वो वापस जल्द से जल्द दिया जाए। यतिन जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि जो लोग बाहर मौजूद हैं ब्रांचेस के बाहर वो लगातार अपने पैसे को लेकर परेशान है, लेकिन लगातार ये भी उम्मीद की जा रही है कि ये जो लिमिट है ये आने वाले दिनों में बढ़ाई जा सकती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैसा महफूज है। बिल्कुल, पैसा महफूज है, और RBI ने अपने स्टेटमेंट में यही कहा है कि कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है।
अभी हाल फिलहाल जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उसने 1 महीने के लिए ये लिमिट लगाई है कि आप 50,000 रुपए से ज्यादा अपने सेविंग बैंक अकाउंट या करंट बैंक अकाउंट से नहीं ले सकते। तो ये 50,000 रुपीज का जो लिमिट है वो 1 महीने के लिए रहेगा। लेकिन जैसे ही एसबीआई का निवेश होता है, आरबीआई की स्पेशल विंडो येस बैंक के लिए खुलनी है, वो खुल जाती है, तो मेरे हिसाब से महीने भर के भीतर ही ये लिमिट बढ़ाई जाएगी। और मेरे हिसाब से जिस हिसाब से आरबीआई का आश्वासन आ रहा है, वित्त मंत्री का आश्वासन आ रहा है और स्टेट बैंक चेयरमैन का आश्वासन आ रहा है कि जो डिपॉजिटर है उसका पैसा कहीं नहीं जाने वाला है, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और ये जो 50,000 रुपए की लिमिट है 30 दिनों के लिए, वो जल्द से जल्द चेंज होने के कयास लगाए जा रहे हैं। जी यतिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका हमसे बातचीत के लिए। तो नाज़रीन, ये थे एसोसिएट एडिटर मुंबई से, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा इंतज़ार चाहिए। आगे बढ़ेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी तो कोरोना वायरस से निपटने के लिए हिंदुस्तान तैयार है। वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इस सिलसिले में मुलाकात कर रहे हैं और वज़ीर आज़म को अब तक किए गए एहतियाती इक़दाम के बारे में जानकारी देंगे। लोग खौफजदा हैं। अब तक 31 मामलों की तस्दीक हो चुकी है। अलहदा अस्पतालों में खुसूसी निगरानी में कोरोना के मरीजों को रखा जा रहा है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि इस वक्त की बेहद अहम खबर, कोरोना वायरस से निपटने के लिए हिंदुस्तान तैयार है। वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इस सिलसिले में मुलाकात कर रहे हैं। उनको तमाम तर जो जानकारी है, किस तरह से एहतियाती इक़दाम उठाए गए हैं, एयरपोर्ट पर किस तरह से ख़ास निगरानी रखी जा रही है और जो आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं वहाँ का क्या हाल है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी जो है वो वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन दे रहे हैं। और लगातार हम ये भी देखते रहे हैं कि खुद पीएम ने भी ये बात कही थी कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एहतियात बरतने की ज़रूरत है और साफ़ सफाई की जानिब ख़ास तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपको बताएं कि अब तक 31 मामलों की तस्दीक जो है वो हो चुकी है और सबसे अहम बात यह है कि एयरपोर्ट्स पर ख़ास निगरानी रखी जा रही है। भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं वहाँ पर जाने से भी परहेज़ करने के लिए कहा जा रहा है और क्या कुछ और इक़दाम उठाए जा रहे हैं ताकि ये मर्ज़ जो है ये फैले ना। इन तमाम चीज़ों के ताल्लुक से वज़ीर सेहत हर्षवर्धन और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तबादला ख्याल कर रहे हैं। पीएम मोदी ने जन औषधि दिवस की इख्तितामी तकरीब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के लोगों से तबादला ख्याल किया और जन औषधि केंद्रों की अहमियत और इफादियत पर तफसीली रोशनी डाली। लाभ अवश्य लें। हर भारतवासी के स्वास्थ्य के लिए हम 4 सूत्रों पर काम कर रहे हैं। पहला, हर भारतीय को बीमार होने से बचाने के लिए क्या क्या किया जाए। दूसरा, अगर बीमार हो गया तो बीमारी की स्थिति में सस्ता और अच्छा इलाज हर नागरिक को कैसे मिले। तीसरा, इलाज के लिए बेहतर और आधुनिक अस्पताल हो, पर्याप्त संख्या में अच्छे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। और चौथा सूत्र है, मिशन मोड पर काम करके चुनौतियों को समझना, उसका समाधान करना। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यानी पीएमबीजेपी इसी की एक अहम कड़ी है। ये देश के हर व्यक्ति तक सस्ता और उत्तम इलाज पहुंचाने का संकल्प है। और जन औषधि दिवस के मौके पर लोगों से बातचीत के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जज्बाती भी हो गए।
दरअसल एक मरीजा ने वज़ीर-ए-आज़म के ताउन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन पीएम मोदी को ईश्वर के रूप में देखती हैं। पीएम मोदी मरीजा की ये बात सुनते ही बेहद जज्बाती हो गए, यहाँ तक कि उनकी आंखें भी नम हो गई। सन 11 में पैरालाइज पड़ा था, मैं बोल नहीं पाती थी, मेरा हाथों में इलाज चलता था, दवाइयाँ बहुत महंगी आती थी क्योंकि मेरे हैंडल विकलांग है, घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। आपके द्वारा जन औषधि दवाइयाँ मिली, मैंने खाना शुरू किया और मेरी दवाइयाँ जो है 5,000 की आती थी और अब मेरी दवाएं 1,500 की आती हैं, तो 3,000 मुझे मिलता है, उससे मैं अपने खर्चा और फल फ्रूट वगैरह खाती हूँ। और मैं मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ और बात भी कहना चाहती हूँ आपको। मुख्यमंत्री जी ने मेरी बहुत मदद की है और हमारे जो लोग हैं उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि मैं ठीक नहीं होंगी, लेकिन आपका आशीर्वाद, आपकी वाणी से मैं ठीक हो गई हूँ। पर मुझे फिर कहती हूँ मैं आपको, मैंने ईश्वर को नहीं देखा, मैंने आपको देखा तो ईश्वर के मूल रूप में देखा है। अब मैं थोड़ा थोड़ा बोलने भी लग गई हूँ और लोग मेरी मदद करते हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। और बेहद अहम खबर जम्मू कश्मीर से, जहां मरकजी वजीर किरण रिजिजू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गुलमर्ग में इंटरनेशनल विंटर गेम्स एकेडमी कायम की जाएगी और खेलों की सरगर्मियों से सियाहत और दस्तकारी को यहां पर फरोग हासिल होगा। और सबसे अहम बात ये कि अप्रैल में आबी खेलों का भी यहां आगाज किया जाएगा, यानी वाटर स्पोर्ट्स की जानिब भी यहां तवज्जो दी जाएगी। तो मरकजी वजीर किरण रिजिजू का ये बयान है, जहां गुलमर्ग में इंटरनेशनल विंटर गेम्स एकेडमी कायम की जाएगी। खेलों की सरगर्मियों से सियाहत और दस्तकारी को यहाँ पर फरोग हासिल होगा और साथ ही साथ अप्रैल में आबी खेलों का यानी विंटर स्पोर्ट्स का भी यहाँ पर आगाज होगा। खबर दोपहर में इतना ही। आदाब।